हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम अंटार्कटिका महाद्वीप डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है और 6 महाद्वीप इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और निश्चित ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आइए देरी न करते हुए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। दक्षिण में है ना, दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है, यानी बीच में है, अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी अंटार्कटिक व्रत, ये देखो ये अंटार्कटिक व्रत है, यहाँ पे लगभग पूरी अंटार्कटिक व्रत के दक्षिण में स्थित है। लगभग पूरी अंटार्कटिक व्रत के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागरों से घिरा हुआ है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागरों से घिरा हुआ है। इसका 98 यानी अंटार्कटिका का 98% भाग तथा औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। अभी क्वेश्चन आ सकता है, इसका 98% भाग मोटी बर्फ से ढका हुआ है और औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इसकी आपको भौगोलिक स्थिति पता चल गई। अब भौगोलिक स्थिति के बाद अपन आगे चलते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके मैप बनाने की बात करते हैं। अगर इसका मैप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? इसका मैप बनाना हो तो देखिए, इसका मैप ऐसा बनेगा। यहाँ से आप एक बना सकते हैं, यहाँ से ये ले गए, फिर ये बनाए यहाँ से, और यहाँ से ये करते हुए आप ये बनेगा इसका मैप। इसका ये बनेगा, ऐसा मैप बनेगा फ्रेंड्स। आप देखना मैप, इसको आप गूगल में भी जाके देख सकते हैं। तो इसका मैप ऐसा बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये इसका मैप ऐसा बनेगा। तो ये हो गया इसका मैप बनाने की बात। अब मैप बनाने के बाद देखिए, मैंने आपको बताया तीनों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। देखो, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, है ना। दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, तीनों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। तो ये एक था इसका इफेक्ट। उसके बाद सबसे पहले यहाँ के अपन कुछ सागर देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, महासागर तो देख लिए, अब सागर देख लेते हैं। एक है वेडेल सागर, इंपॉर्टेंट है। वेडेल सागर और रास सागर, ये है रास सागर। वेडेल सागर और रास सागर ये दोनों अंटार्कटिका में सागर है। तो ये दोनों याद रखना है, दोनों सागर है। वेडेल सागर और रास सागर अंटार्कटिका के हिस्सा है, अंटार्कटिका के सागर है। उसके बाद दूसरा देखें अपन तो उसके बाद एक ये सागर का नाम है बेलिग सासेन सागर, एक ये मिल गया। ये देखो, काल्वो कोरेसिस की खाड़ी, एक खाड़ी भी है जिसका नाम है काल्वो कोरेसिस की खाड़ी। उसके बाद देखिए, एक डेविस नाम का सागर है, डेविस सागर, ये है डेविस सागर। तो डेविस सागर, ये 2-3 इंपॉर्टेंट सागर है। डेविस सागर हो गया, है ना। तो ये कुछ देखना है आपको, जिसमें से ये देखिए एक सागर ये है अमंडसन सागर। तो ये कुछ सागर थे। तो महासागर देख लिए, अब सागर देख लिए। वेडेल सागर और रास सागर और अमंडसन सागर, ये तीनों नाम याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रायद्वीप देख लेते हैं, कौन से प्रायद्वीप है। तो ये एक ही प्रायद्वीप मिलेगा यहाँ पे जिसका नाम है अंटार्कटिक प्रायद्वीप। ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ को प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा है जिसका नाम है अंटार्कटिक प्रायद्वीप। तो एक प्रायद्वीप था जो इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप याद रख लीजिए, यहाँ पे है ये, है ना, ये एक अंटार्कटिक प्रायद्वीप। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ की पर्वत की। तो एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। एक तो है ग्रेट अंटार्कटिका और एक स्मॉल अंटार्कटिका, 2 भागों में बांटी। तो ये वाला भाग देखिए बड़ा है और ये छोटा है। तो इसको क्या बोले, वृहद अंटार्कटिका, और इसे लघु अंटार्कटिका, है ना। लघु अंटार्कटिका और वृहद अंटार्कटिका, ग्रेट अंटार्कटिका। तो ये समझ में आ गया आपको। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत नाम नहीं आया तो ये नाम आएगा
क्वीन मार्ट पर्वत, तो कभी आ सकता है। देखिए क्वीन मार्ट पर्वत बीच में है जो इसे दो भागों में बांटती है, तो अंटार्कटिका ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत या क्वीन मार्ट पर्वत, ये दोनों पर्वत जो है अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है फ्रेंड्स, याद रखना है। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं अपन अंटार्कटिका। उसके बाद और कुछ कुछ पर्वत है जो देख लेते हैं अपन। एक पर्वत का नाम है एल्सबर्थ पर्वत, ये है एल्सबर्थ पर्वत। देखिए यहाँ पे ये लिखा है एल्सबर्थ पर्वत। ये एल्सबर्थ पर्वत यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ, 5140 मीटर। एल्सबर्थ पर्वत के पास ही माउंट विंसन मैसिफ नाम की चोटी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 5140 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ कहाँ पर है? ये मैप में देखिए, यहाँ पे मैप में देखिए, और ये एल्सबर्थ पर्वत में स्थित है। तो ये एक एल्सबर्थ पर्वत याद रख लीजिए, एक ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत था, एक क्वीन मार्ट पर्वत था, एक एल्सबर्थ पर्वत है। उसके बाद और पर्वत देखते हैं, प्रिंस चार्ल्स पर्वत है, ये देखो ये लिखा हुआ है प्रिंस चार्ल्स पर्वत, ये यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स पर्वत। उसके बाद और कोई पर्वत है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत थे जो आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स, बस। ये है एक पेंसाकोला पर्वत, ये एक पेंसाकोला पर्वत। तो ये दो तीन पर्वत है जिनके नाम याद रखना है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो बता दिया मैंने आपको। ट्रांस अंटार्कटिक, क्वीन गार्ड पर्वत, क्वीन मार्ट पर्वत है, और एल्सबर्थ पर्वत, ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये प्रिंस चार्ल्स। तो पर्वत भी होगा फ्रेंड्स। सबसे ऊंचा पर्वत समझ में सबसे ऊंची चोटी आपको पता चल गया, माउंट विंसन मैसिफ 5140 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, कुछ पट्टी दी हुई है यहाँ पे, कुछ पट्टी दी हुई है। देखिए एक रान हिम पट्टी है और एक रास हिम पट्टी है, दो पट्टी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी है ना। तो रान हिम पट्टी यहाँ पे और रास हिम पट्टी यहाँ पे। तो रास हिम पट्टी में एक इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी मिलेगा आपको रास हिम पट्टी में, जिसका नाम है एरबुस ज्वालामुखी। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है एरबुस ज्वालामुखी, जो कहाँ पर है? रास हिम पट्टी में, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है ना। ये मैप के हिसाब से आप याद रखिए, यहाँ पे है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम एरबुस ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी समझ में आ गया आपको, दो पट्टी समझ आ गई। उसके बाद कुछ भूमि, कुछ लैंड देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ लैंड पाए गए हैं, तो इनके भी नाम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये वाला नाम याद रखिए, मेरी बर्ड लैंड। कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, मेरी बर्ड। उसके बाद एक ये है पालमेर लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। पालमेर लैंड कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। मेरी बर्ड लैंड, ये दो याद रखो। उसके बाद है विक्टोरिया लैंड, ये है विक्टोरिया लैंड। के बाद है विल्किस लैंड, ये है क्वीन मेरी लैंड, अमेरिकन उच्च भूमि, मैक रॉबर्टसन लैंड, ड्रानिंग मॉड लैंड, एंड बर्डी लैंड। ये कुछ लैंड है जो मैंने आपको बताया, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा? ये वाला है, मेरी बर्ड और पालमेर लैंड। तो ये कुछ भूमियां हैं, कुछ लैंड है, जिनके नाम फिर से देख लेते हैं। पालमेर लैंड, मेरी बर्ड लैंड, विक्टोरिया लैंड, क्वीन मेरी लैंड, ड्राइनिंग मॉड लैंड। तो ये आपको पता होना है यहाँ से। तो ये लैंड थे, कुछ भूमि अपन ने देखे, कुछ लैंड देखे। ज्वालामुखी भी देख लिए, सबसे ऊंची चोटी भी देख लिए, लैंड भी देख लिए, है ना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए दक्षिणी ध्रुव यहाँ बीचों बीच में, दक्षिणी ध्रुव सबसे बीच में, दक्षिणी ध्रुव को आपको समझना है। दक्षिणी ध्रुव, देखिए दक्षिणी ध्रुव में एक पॉइंट बना दिया गया जिसका नाम क्या है? अमंडसन स्टॉक, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बनाया अमंडसन स्टॉक। तो ये बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए यहाँ से ये जो नीचे लाइन आई है, यह है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना। और ये जो ऊपर में गई है, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपन ने अक्षांश और देशांतर में पढ़े थे, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके ही अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना। लेकिन पढ़ते टाइम पे अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि मैप में समझना है अपने को। लेकिन ये है तो उसके उस तरफ 0 डिग्री है, 0 डिग्री के उस तरफ में ही है 180। तो वही देखिए दोनों रेखाएं आके इधर से और इधर से आके यहाँ पे मिली है नीचे दक्षिणी ध्रुव में।
तो जहाँ मिली है ये नीचे में 180 डिग्री और ये ऊपर में गई 0 डिग्री। इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, फिर भी इस तरफ जो है ये पश्चिम है और इस तरफ जो है ये पूरब है ना। नॉर्थ साउथ तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो है ये तो साउथ ही है खुद, लेकिन इस तरफ है पूरब और इस तरफ है पश्चिम। तो ये आपको समझ में आ गया कि दक्षिणी ध्रुव नीचे 180 गई, ऊपर एक दूसरे के अपोजिट रहती है। और ये जो ऐसी खींची हुई है ये है अक्षांश रेखा फ्रेंड्स, है ना। ये अक्षांश रेखा है जो ऐसी खींची है, याद रखना है। तो ये था यहाँ से। उसके बाद आगे चलते हैं अपन और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अनोखा अवसर प्राप्त है। पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए इस महाद्वीप को अनोखा अवसर प्राप्त है फ्रेंड। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप का लगभग केंद्र में स्थित है, ये बता दिया मैंने। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है और इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इससे विज्ञान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इस कारण इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो याद रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए अनोखा अवसर प्राप्त है। किस महाद्वीप को प्राप्त है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को प्राप्त है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ से बताते हैं आगे अपन कुछ और काम की चीजें देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का अलग अलग आकार देखने को मिलता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का अलग अलग आकार देखने को मिलता है। शीत ऋतु में अलग और ग्रीष्म ऋतु में अलग। क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है और जबकि सूर्य के दक्षिणी आयन के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन होता है। तो पहले इसको समझ लीजिए। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का अलग अलग आकार देखने को मिलता है, इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। इस कारण इसे गतिशील क्यों बोलेंगे? अलग अलग आकार इसलिए देखने को मिला, जब सूर्य की दक्षिणायन की स्थिति होती है तो बर्फ पिघल के छोटी हो जाती है, जब उत्तरायण की स्थिति होती है तो ज़्यादा दिखने लगता है, बर्फ जम जाती है। तो इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, इस कारण इसे गतिशील है ना, गति कर रहा है, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो आ सकता है अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का अलग अलग आकार देखने को मिलता है बर्फ पिघलने के कारण, बर्फ पिघलने के कारण, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा आपको। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं फ्रेंड्स, सफेद महाद्वीप, ये याद रखना, इसे श्वेत या सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद ये मैंने बता दिया था, क्वीन मोट पर्वत के बारे में बता दिया। क्वीन मोट पर्वत, ये पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट विंसन मैसिव 5140 मीटर, ये बता दिया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताया था जो यहाँ पे, जिसका नाम माउंट एरबुस, अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरबुस। और विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टाक में आका गया है, ये याद रखना है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये आ सकता है। कहाँ पे नापा गया? विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। तो नाम आ सकता है जगह का, जिसका नाम है वोस्टाक या बोस्टाक बोलते हैं उसको, है ना। तो वोस्टाक में नापा गया है और वोस्टाक में ही एक स्टेशन स्थापित किया रूस ने, रिसर्च स्टेशन स्थापित किया रूस ने, राजकुमारी एलिजाबेथ लैंड में स्थापित है। कहाँ पे है ये? राजकुमारी एलिजाबेथ लैंड में स्थापित है ये। अपन ने यहाँ पे लैंड पढ़े थे अभी, तो वहीं पे मिलेगा। कहाँ गया? तो यहाँ पे स्थापित है फ्रेंड्स, राजकुमारी एलिजाबेथ लैंड में स्थापित है ना। और माउंट यानी विश्व का सबसे कम तापमान पूछा जाएगा तो वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया था। वोस्टाक जगह का नाम है, ये आपको याद रखना, ये आ सकता है पेपर में, -89.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, यहाँ के और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मैंने बता दिया सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणी आयन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन होती है। तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है करके पूछा जाएगा तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, है ना। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, ये आसान है समझना। देखो ये सूर्य हो गया, अभी दक्षिणायन की स्थिति है, पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी झुकी हुई है, तो अब यहाँ पे 6 महीने तक के दिन दिखेगी। पृथ्वी घूम के भी आ जाएगी तो दिन ही रहेगा। देखो सबसे पहले तो दिन हुआ, फिर पृथ्वी घूम के चले गई, लेकिन फिर भी वाला भाग उसको सूर्य को दिखाई दे रहा है, तो दिन रहेगा ना। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी, ये पृथ्वी है।
ये मान लो उत्तरायण है तो ये इधर सीधी किरण पड़ रही है, इधर नहीं पड़ पा रही है। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ के दो वनस्पति, एक का नाम है लाइकेन और मास। मास पादप है एक प्रकार का। लाइकेन और मास यहाँ की प्रमुख वनस्पति है, जो मैं आपको थ्योरी वाले टॉपिक में अच्छे से बताऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में। यहाँ पे क्रिल नाम की मछली पाई जाती है फ्रेंड्स। क्रिल नाम की मछली पाई जाती है। झींगा को ही तो क्रिल कहते हैं। झींगा आपने खाया होगा। झींगा पाया जाता है, झुंडों में रहते हैं, है ना, जो झुंडों में रहती है। तो ये थ्योरी वाले टॉपिक में बताऊंगा इसके बारे में भी। उसके बाद और देखते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन लेयर में सर्वप्रथम छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था। ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र कहाँ देखा गया था अगर क्वेश्चन आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था। ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था, याद रखना है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए था, इस कारण मनाया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। पेंगुइन नाम का पक्षी भी पाया जाता है इस महाद्वीप में। पेंगुइन नाम के पक्षी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। पक्षी है, याद रखना है। पेंगुइन क्या है? पक्षी है, उभयचर पक्षी है। ये पानी में भी रह लेता है, जमीन में भी रह लेता है। तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पे मिलेगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है लैम्बार्ट। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बार्ट अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद एक और फैक्ट है, यह महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भी अधिक ऊंचा है। अगर देखा जाए तो यह महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भी अधिक ऊंचा है। उसके बाद देखिए 22 सितंबर से लेके 22 सितंबर जो अभी बताया था उसी को देख लेते हैं। 22 सितंबर से लेके 22 मार्च से लेके 23 सितंबर तक यहाँ पे अंधकार रहता है। यहाँ पे अंधकार रहता है, यानी रात रहती है, रात ही रात होती है। और 24 सितंबर से लेके 4 मार्च तक यहाँ पे सूर्य अस्त नहीं होता। तो वही बात बताया गया जो बताया था मैं भी। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, इसे याद रखना है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है फ्रेंड्स। गोवा में बनाया गया एक राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए मैंने बता दिया यहाँ से रिलेटेड आपको हर चीजें जो भी इंपॉर्टेंट लगी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न देशों ने अपने रिसर्च सेंटर यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित करके रखे हैं, शोध केंद्र स्थापित करके रखे हैं। एक शोध केंद्र ये है मैकमार्ट रिसर्च स्टेशन, ये अमेरिका का है। अमेरिका का रिसर्च स्टेशन है मैकमार्ट रिसर्च स्टेशन। उसके बाद भारत ने भी यहाँ पे अपने अभियान चलाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। भारत का अंटार्कटिक अभियान देख लेते हैं। 3 अभियान इंपॉर्टेंट है भारत के। सबसे पहला है दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत में अंटार्कटिका का अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित किया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। 1983 में स्थापित किया था, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपना अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन का नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा रिसर्च स्टेशन यानी शोध केंद्र का नाम था मैत्री की स्थापना की थी 1989 में। देखिए 83 में हुई किसकी? दक्षिणी गंगोत्री की। 89 में हुई मैत्री की। और वर्तमान में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन स्थापित है, जिसका नाम है भारती आता है ये, जिसका नाम क्या है? भारतीय। 2006 में स्थापित हुआ था और 2012 से इसमें परीक्षण शुरू हो गया था। 2012 से इसमें परीक्षण शुरू हो गया। और कहाँ पर है ये पहाड़ी का नाम है यानी हिल का नाम है लार्समन हिल में स्थित है ना। तो ये पहाड़ी का नाम भी आ सकता है। ये कहाँ पे है पहाड़ी? ये पहाड़ी देखो यहाँ मिलेगी, ये यहाँ पे, ये जो हिम लिखा है, हिल लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे स्थापित है भारती रिसर्च स्टेशन। समझ में आ गया? भारत के 3 अभियान इंपॉर्टेंट है यहाँ के। पहला अभियान का नाम क्या था? पहला शोध केंद्र रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। दूसरा
1989 में। और भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया है, कौन से, लार्समन हिल में स्थापित किया है, ये याद रखना है ना। और जो मैत्री की स्थापना 8वें दल द्वारा की गई थी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिलेटेड जानकारी थी फ्रेंड्स, जो आपको मैंने देने की कोशिश की हूँ। उसके बाद यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आ जाते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था करके क्वेश्चन आ सकता है। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय था रामचरण। रामचरण जी थे, याद रखना है। रामचरण जी कब पहुंचे थे? 1960 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन, जबकि अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पूछेगा तो इनका नाम भी आता है कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज। कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज, तो ये नाम भी याद रखना, कुमार बजाज। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय पूछेगा कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज, ये नाम भी एक इंपॉर्टेंट है। जबकि एक और नाम मिलेगा आपको, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही का नाम भी शामिल है पहले भारतीय के रूप में। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के थे ये, का नाम भी शामिल है अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से 3 व्यक्ति के नाम याद रख लिए। अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रामचरण जी थे, 1960 में पहुंचे थे। जबकि कर्नल जितेंद्र कुमार बजाज का नाम भी शामिल है पहले भारतीय के रूप में। और उसके बाद भी डॉक्टर गिरिराज सिरोही का नाम भी शामिल है इनके साथ ही। तो 3 नाम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक संधि इंपॉर्टेंट है जो अंटार्कटिका में की गई थी 1959 में। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और आज तक 46 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस संधि का उद्देश्य क्या था फ्रेंड? इस संधि का हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या था? संधि में महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना था। सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंध करना था। इस संधि का उद्देश्य क्या था? सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना था और उसके साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधानों का समर्थन करना भी था। वैज्ञानिक अनुसंधान करना यानी अनुसंधान कर सकते हैं उसका समर्थन था। क्यों किया गया था ये संधि साइन? पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए किया गया था। यहाँ का जो पारिस्थितिक क्षेत्र है वो बचा रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो उसको बचाने के लिए किया गया था। तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कभी तो 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज तक 46 देश अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। संधि में क्या था? संधि में महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना था और उसके साथों साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना भी था। पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए यह प्रयास किया गया था। तो ये आपको पता होना। तो फ्रेंड्स ये था अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप से इतना ही, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और इसके बाद वाला लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लूसेंट की बुक में जो थ्योरी दी गई है वो डिस्कस करेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप की जो लूसेंट की बुक में थ्योरी दी गई है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।